हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स का यूनिट वन में सिलेबस में देख सकते हो कि यूनिट वन में पहला टॉपिक है इन्फेक्टिशियस डिजीज़। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ में आता है गाइडलाइंस फॉर द रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। तो एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का गाइडलाइंस है, ये हम अलग करके पढ़ेंगे, अलग अलग करके। एंटीवर्कुलोसिस, ये दो टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ में पहला आता है गाइडलाइंस फॉर द रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए और डॉक्टर्स के लिए फॉलो करना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है। अगर इसका मिसयूज़ किया जाए तो लाइफ सेविंग की बजाय लाइफ रिस्किंग भी हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ को अवॉइड करना है। रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स हम अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि हम एंटीबायोटिक्स सही से कैसे इस्तेमाल करें। तो रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग मीन्स द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स। कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स का मतलब है पेशेंट मेडिकेशन रिसीव करे टू देयर क्लिनिकल नीड्स इन डोसेज दैट मीट देयर ऑन रिक्वायरमेंट फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम। कि पेशेंट को क्लिनिकल नीड्स के लिए जितना मेडिकेशन ज़रूरी है उतना ही मिले, इन डोसेस सही डोज मिले, डेट मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट। जितना पेशेंट के लिए जितना डोसेस ज़रूरी है उतना ही मिले, जितना रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एडुकेट पीरियड ऑफ टाइम, और सही टाइम पर मिले, एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। और कम्युनिटी के हर एक लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिले मेडिकेशन और लोएस्ट कॉस्ट में हो। तो हम क्या देखा कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स का मतलब है क्लिनिकल नीड्स के लिए पेशेंट को जितना मेडिकेशन ज़रूरी है उतना ही मिले, सही डोज मिले, एंड जितना पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही मिले, ना कम मिले ना ज़्यादा मिले, और लोएस्ट कॉस्ट में मिले कि पेशेंट अफोर्डेबल कर सकते हैं, जितना पेशेंट अफोर्डेबल कर सकते हैं उतना प्राइस में ही मिले मेडिकेशन कम्युनिटी के हर एक लोगों को। तो अब देखते हैं कि गाइडलाइंस फॉर द रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो डॉक्टर फॉलो करते हैं और हर एक मेडिकल स्टूडेंट को भी फॉलो करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है और एंटीबायोटिक्स एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है। इसका मिसयूज़ करने से लाइफ सेविंग की बजाय लाइफ रिस्किंग भी हो सकते हैं, बट देयर मिसयूज लीड्स टू रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करने से रेजिस्टेंस होता है, बॉडी में जाने के बाद भी कुछ काम नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा बॉडी। ट्रीटमेंट फेलर भी हो सकता है। इसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता, फ़ायदा कुछ नहीं होता है लेने से भी, एंड हाई कॉस्ट भी बढ़ सकता है एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ करने से। तो मिसयूज़ करने से तीन चीज़ें हो सकता है: रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट फेलर एंड हाई कॉस्ट। रेजिस्टेंस होगा, बॉडी रेजिस्ट करेगा, ट्रीटमेंट फेलर हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा ज़ीरो होगा, एंड हाई कॉस्ट और एक्सपेंसिव हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। रैशनल यूज़ इंश्योर्स मैक्सिमम बेनिफिट्स, मिनिमम हार्म एंड प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रैशनल यूज़, अगर किसी पेशेंट रैशनली एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस पेशेंट का मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मिनिमम हार्म होगा, एंड प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को भी प्रिवेंट करेगा बॉडी। तो हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे। तो ये सेकंड गाइडलाइंस है, सिलेक्शन ऑफ ड्रग जो है सेकंड गाइडलाइंस है। हम पहले गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि करेक्ट इंडिकेशन। तो करेक्ट इंडिकेशन में यूज़ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स कब यूज़ करना है। यूज़ एंटीबायोटिक्स व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ कन्फर्म्ड और सस्पेक्टेड। एंटीबायोटिक्स तभी यूज़ किया जाता है व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ कन्फर्म्ड, जब बैक्टीरिया से
अगर कंफर्म्ड हो जाता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया से ही हुआ या फिर पेशेंट को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ, तभी यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स। अवॉइड यूजिंग वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि अगर इन्फेक्शन वायरस से हुआ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये सब डिजीज़ क्या होता है, वायरस से होता है। तो अगर किसी पेशेंट वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ना कि वायरस को। अगर वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है तो इसकी वजह से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जैसे अगर उस पेशेंट में सच में बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है बाद में, तो एंटीबायोटिक्स देने से भी बॉडी रेजिस्ट करता है, काम नहीं करता है, फ़ायदा ज़ीरो होता है। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन में अवॉइड करना है एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो सेकंड गाइडलाइंस है सिलेक्शन ऑफ ड्रग को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग देना होगा या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। सिलेक्शन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू लाइकली पैथोजन। ड्रग को ऐसे सिलेक्ट करना है कि पैथोजन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन, पैथोजन किस साइट पे एक्शन कर रहा है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट व्हेन पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट देखकर ड्रग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ड्रग्स देना सही होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। कल्चर से पता चलता है कि बैक्टीरिया कौन सा ग्रो हो रहा है, और सेंसिटिविटी रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है उसको किल कर पाएगा या फिर नहीं, एंटीबायोटिक्स, उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर पाएगा या फिर नहीं। तो प्रीफर नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग लाइक पेनिसिलिन जी। तो ड्रग्स को ऐसे सिलेक्ट करना है, मोस्टली नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग ही दिया जाता है, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग जो है ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को किल करते हैं, लाइक पेनिसिलिन जी एंड जेंटामाइसिन। एक क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है। पेनिसिलिन जी जो है वो स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट काम करेगा, और जेंटामाइसिन जो है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करेगा, ना कि हमारे बॉडी के जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है उसको किल नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। लैक्टोबैसिलस हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोलाई भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओनली इफ़ नीडेड। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ किया जा रहा है, मतलब जब ज़रूरी होता है पेशेंट में कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम तभी यूज़ करते हैं जब पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं होता है। जब पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं होता है तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, हमारे बॉडी के जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस इकोलाई बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और वेजाइना में भी होता है। लैक्टोबैसिलस इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है, और वेजाइना में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो इन्फेक्शन से बचाता है, और इकोलाई जो है विटामिन के प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइन में। तो यह हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसी पेशेंट ले रहे हैं तो सब बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल है नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है पेनिसिलिन जी, जेंटामाइसिन। पेनिसिलिन जी याद रखना कि जो नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को किल करेगा, ना कि हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसको किल नहीं करेगा, ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को किल करेगा। लाइक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग में आता है पेनिसिलिन जी, जेंटामाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग इफ नीडेड। तो थर्ड गाइडलाइन से करेक्ट डोज, रूट एंड ड्यूरेशन। अगर इन्फेक्शन माइल्ड और मॉडरेट है, मतलब इतना सीवियर भी नहीं, कम भी नहीं, अगर माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन है तो ओरली एंटीबायोटिक्स दिया जाता है टैबलेट के फॉर्म में। अगर सीवियर हो रहे हैं इन्फेक्शन तो इसके लिए
वेन से या फिर मसल से इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो ड्यूरेशन क्या है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना हो सकता है एंटीबायोटिक्स शॉर्ट पीरियड के लिए देना होता है। एज लॉन्ग एज नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो लंबा ड्यूरेशन के लिए देता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देता है। तो एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू अवॉइड रेजिस्टेंस, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऐसा देना चाहिए कि ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस अवॉइड करें, अवॉइड रेजिस्टेंस। तो पेशेंट फैक्टर में क्या देखना चाहिए, एज में चिल्ड्रन एल्डरली पेशेंट में डोज जो है अलग अलग होता है। चिल्ड्रन में डोज कम देना चाहिए और एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा। तो पेशेंट फैक्टर में एज देखना है, चिल्ड्रन और एल्डरली में डोज एडजस्ट करके देना होता है। प्रेगनेंसी भी देखना होता है एंड लैक्टेशन सेफ्टी। तो पेशेंट फैक्टर में प्रेगनेंसी भी देखना होगा कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं। प्रेग्नेंट पेशेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स हम नहीं दे सकते। एंड लैक्टेशन सेफ्टी, रिनल और हेपेटिक फंक्शन, किडनी या फिर लिवर फंक्शन, लिवर और किडनी अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, उसको भी देखना होगा। ड्रग एलर्जी हिस्ट्री, और पेशेंट का हिस्ट्री भी देखना होगा कि एंटीबायोटिक्स लेने से पेशेंट को एलर्जी हुआ था या फिर नहीं। तो पेशेंट फैक्टर में हमें देखना है नंबर 1 एज, सेकंड है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सेफ्टी, एंड थर्ड में देखना है कि रिनल और हेपेटिक फंक्शन, किडनी या फिर लिवर अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और ड्रग एलर्जी, और पास्ट में ड्रग एंटीबायोटिक्स लेने से एलर्जी हुआ था या फिर नहीं। माइक्रोबियल एविडेंस, 5 गाइडलाइंस है माइक्रोबियल एविडेंस। ऑलवेज कलेक्ट सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी। एंटीबायोटिक्स थेरेपी स्टार्ट करने से पहले किसी पेशेंट में हमेशा क्या करना चाहिए, सैंपल कलेक्ट करना चाहिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। कल्चर से क्या पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। अगर बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स देना होगा। और सेंसिटिविटी रिपोर्ट से पता चलता है कि उस जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, कल्चर से जो पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, कि उस बैक्टीरिया को किल कर पाएगा या फिर मॉडिफाई रेगिमेन अकॉर्डिंग टू लैब रिजल्ट। डी एस्केलेशन, तो एंटीबायोटिक्स पेशेंट जो ले रहे हैं तो लैब रिजल्ट से उसको एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई करते हैं। डी एस्केलेशन का मतलब है, मान लो कि किसी पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मतलब बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कौन सी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर लैब रिजल्ट से हमें बाद में पता चल जाता है कि उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए हो रहा है इन्फेक्शन, तब नैरो स्पेक्ट्रम में शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। तो इसको ही डी एस्केलेशन बोलते हैं। तो लैब रिजल्ट देखकर ही एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई करते हैं। तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स लेने से भी कम चल जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो 6th गाइडलाइन से प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीबायोटिक्स रेजिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि रेजिस्ट ना करें। तो अवॉइड मिसयूज़, ओवर यूज़, अंडर डोसिंग। मिसयूज़ को अवॉइड करना है, ओवर यूज़ भी नहीं करना चाहिए, न अंडर डोसिंग और लो डोसिंग भी नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही डोसेस प्रॉपरली लेना होता है। लिमिट कॉम्बिनेशन थेरेपी, और कॉम्बिनेशन थेरेपी को लिमिट में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब 2 ड्रग्स किसी पेशेंट अगर एक साथ ले रहे हैं तो इसके वजह से कभी कभार होता है कि एक दूसरे को इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है ड्रग्स बॉडी में जाने के बाद। तो लिमिट कॉम्बिनेशन थेरेपी, फॉर एग्जांपल सेफोक्जेटिन, दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग बीटा लैक्टेमेस प्रोडक्शन। तो सेफोक्जेटिन जो है वो कैपेबल है बीटा लैक्टेमेस एंजाइम की प्रोडक्शन को इंड्यूसिंग करने के लिए इन बैक्टीरिया में एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम लेवल ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन और इमिपेनम। सेफोक्जेटिन जो है
वो एंटीबायोटिक्स की ग्रो को कम कर देता है। और पेनिसिलिन को पसंद है कि जो बैक्टीरिया एक्टिवली ग्रो हो रहे हैं, ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया को पेनिसिलिन पसंद करते हैं। तो सेफोक्सेटिन और पेनिसिलिन इसका फंक्शन क्या है, रिवर्स है। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी पेशेंट में एक दूसरे के इफ़ेक्ट, जो कॉम्बिनेंट थेरेपी ले रहे हैं, कॉम्बिनेंट थेरेपी में जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये ड्रग्स क्या करते हैं, एक दूसरे की इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी को लिमिट में रखना है। तो अब देखते हैं कि मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर केयरफुली फॉर ए थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स। पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए केयरफुली, क्योंकि जो ड्रग्स, जो एंटीबायोटिक्स पेशेंट ले रहे थे, तो इसके वजह से कुछ थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स आ रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए मॉनिटर करना है। वॉच फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और पेशेंट में देखना है कि एंटीबायोटिक्स लेने से पेशेंट की बॉडी में कुछ नुकसान आ रहे हैं या फिर नहीं। एंड ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, और एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर रहा है या फिर नहीं, इसको भी देखना है। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, चेंज और स्टॉप एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, चूज अफोर्डेबल इक्वली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को ऐसे चूज़ करना है कि हर पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो, इक्वली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। Ensure access to essential medicines for all patients। और एसेंशियल मेडिसिन जो है सब पेशेंट के लिए एक्सेसिबल हो, और एसेंशियल जो मेडिसिन है सब पेशेंट के लिए, हर एक पेशेंट के लिए एक्सेसिबल हो। पेशेंट कॉम्प्लायंस में देखना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि कंप्लीट फुल कोर्स जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर रिकमेंड करता है कि फुल कोर्स लेने से क्या क्या फ़ायदा होगा। एंड अगर पेशेंट इनकम्प्लीट थेरेपी ले रहे, उसकी वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एजुकेट करना है पेशेंट को कि कंप्लीट फुल कोर्स लेने से बहुत फ़ायदा होता है। ट्रिक्स में एक प्रॉमिस की तरह याद रखो कि आई चूज़ दोज प्रॉपरली एवरी रैशनल मेडिकल कोर्स केयरफुली। तो इस गाइडलाइंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रखो कि एक चूज़ है, मतलब एक प्रॉमिस की तरह याद रखो कि आई चूज़ दोज प्रॉपरली एवरी रैशनल मेडिकल कोर्स प्रॉपरली। तो पहला है आई से क्या आता है, इंडिकेशन, मतलब पहला देखना होता है कि एंटीबायोटिक्स कब यूज़ करना है। अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है तभी यूज़ करना है। चॉइस ऑफ ड्रग्स, मतलब सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, कि चॉइस कैसे करना है ड्रग को। कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट पहले देखना होगा, और उससे पता चल जाएगा कि नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग फॉलो करना है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। डोज में देखना होगा कि राइट डोज, रोट एंड ड्यूरेशन। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो ऑरली, और सीवियर है तो इंजेक्शन से। प्रॉपरली से क्या आता है, पेशेंट फैक्टर, कि पेशेंट फैक्टर में हमने क्या देखा था, कौन कौन सी चीज़ें देखना है। एज देखना है, एज इसलिए देखना है कि डोज एडजस्टमेंट के लिए। प्रेगनेंसी देखना है, एंड किडनी फंक्शन या फिर हेपेटिक फंक्शन, ये सब देखना है। तो एवरी से क्या आता है, एविडेंस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो रैशनल से क्या आता है, रेजिस्टेंस प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेडिकल कोर्स से क्या आता है, मॉनिटरिंग। मेडिकल से मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है ड्रग्स। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड केयरफुली से आता है कॉम्प्लायंस। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए जो ड्रग्स पेशेंट ले रहे हैं उस ड्रग्स के बारे में। तो ये ट्रिक्स याद रखो। आई चूज डोज प्रॉपरली एवरी रैशनल कोर्स। तो अभी देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द रैशनल यूज़ ऑफ सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। तो सर्जरी
के टाइम क्या होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, तो सर्जरी के पहले कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं इन्फेक्शन रोकने के लिए, उसको ही प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में भी कुछ गाइडलाइंस डॉक्टर फॉलो करता है कि अच्छे से कैसे ये ड्रग्स यूज़ करना चाहिए। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस डेफिनेशन, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का डेफिनेशन इज़ द प्रिवेंटिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये प्रिवेंटिव यूज़ है, मतलब इन्फेक्शन होने से पहले ही सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, गिवन बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली। ये एंटीबायोटिक्स देते हैं सर्जरी के पहले, सर्जरी के टाइम और शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं। आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन कम हो, रिड्यूस करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन सर्जरी के बाद इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए सर्जिकल साइट पे इसलिए देते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस में पहले देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, कब लेना होगा सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। गिव द एंटीबायोटिक्स सो द ड्रग लेवल इज हाई टू द टिश्यू एट द टाइम ऑफ इंसिजन। तो सर्जरी के टाइम पहला स्टेप क्या है, डॉक्टर सर्जरी करते वक्त पहला स्टेप फॉलो करते हैं कि स्किन पे कट लगाते हैं। तो कट लगाने के टाइम जो टिश्यू में एंटीबायोटिक्स का लेवल हाई हो, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स 60 मिनट पहले दिया जाता है, यूजुअली विदिन 60 मिनट बिफोर कट। तो इंसिजन से 60 मिनट पहले दिया जाता है। इंसिजन से 60 मिनट पहले एंटीबायोटिक्स ड्रग्स पेशेंट में दिया जाता है ताकि ड्रग की लेवल टिश्यू में हाई हो। और कुछ स्पेशल केस में लाइक वेनकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन जो है, ये बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक्स है और इसका असर 120 मिनट तक रहता है। तो इसके लिए वेनकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन अगर पेशेंट में दिया जा रहा है तो इंसिजन से 120 मिनट पहले, मतलब 2 घंटे पहले दिया जाता है। इंडिकेशन, नॉट एवरी सर्जरी नीड्स एंटीबायोटिक्स। हर सर्जरी में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली वन इन्फेक्शन रिस्क इज़ हाई। अगर इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा हो रहे हैं उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो क्लीन सर्जरी में, कुछ सर्जरी में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स देना होता है और कुछ में नहीं। तो क्लीन सर्जरी में नो प्रोफाइलेक्सिस नीडेड, तो प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन रिस्क इज लो। क्लीन सर्जरी लाइक हार्निया रिपेयर, थायराइडोक्टोमी, ये सब क्लीन सर्जरी है। इस सर्जरी में प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं। तो क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी, क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के रिस्क हो सकता है, तो इसलिए गिव प्रोफाइलेक्सिस को प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी लाइक GI सर्जरी, यूरिनरी सर्जरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सर्जरी, इन सर्जरी में मोस्ट कॉमनली सेफाजोलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसमें सेफाजोलिन कॉमनली दिया जाता है और मेट्रोनिडाजोल भी दिया जाता है। तो क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी में ये सब जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है ये सब इसलिए देते हैं ताकि इन्फेक्शन के रिस्क थोड़ा बहुत होते हैं, इसलिए देते हैं। कंटामिनेटेड डायबिटीज सर्जरी, कंटामिनेटेड डायबिटीज सर्जरी में इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बाइल और इंटेस्टाइनल फ्लूइड स्पिलेज ड्यूरिंग सर्जरी। अगर किसी पेशेंट में अगर किसी पर्सन का गोल ब्लैडर स्टोन हो रहा है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, गोल ब्लैडर की सर्जरी करते टाइम बाइल की स्पिलेज हो सकते हैं स्टोमक में, पूरा एब्डोमेन में। इंटेस्टाइनल फ्लूइड, अगर इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रहा है तो इसके वजह से क्या होता है, फ्लूइड स्पिलेज हो सकता है, तो इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्लीन कंटामिनेटेड या फिर डायबिटीज सर्जरी में एंटीबायोटिक्स के साथ प्रोफाइलेक्सिस भी दिया जाता है, लाइक सेफाजोलिन, मेट्रोनिडाजोल और सेफोक्सेटिन। सेफाजोलिन और मेट्रोनिडाजोल ये कॉम्बिनेंट थेरेपी देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा है, इसलिए सेफाजोलिन के साथ मेट्रोनिडाजोल भी देना चाहिए। अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं दे रहे तो मेट्रोनिडाजोल के बदले सेफोक्सेटिन दिया जाता है। तो डायबिटीज सर्जरीज
कॉन्टामिनेटेड या डायरेक्टेड सर्जरीज कौन सा है? डायरेक्टेड सर्जरीज लाइक पेशेंट ऑलरेडी हैज़ इन्फेक्शन। डायरेक्टेड सर्जरीज लाइक पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन है एंड सर्जरीज डन इन इन्फेक्टेड फील्ड, और उस इन्फेक्टेड साइट पे ही डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टेड सर्जरीज में कॉम्बिनेंट थेरेपी दिया जाता है। प्रोस्थेटिक एग्जांपल के लिए देखो, प्रोस्थेटिक या फिर इम्प्लांट और हाई एमआरएस से प्रिविलेंस। प्रोस्थेटिक या फिर इम्प्लांट का मतलब है कि आर्टिफिशियली अगर बाहर से बॉडी में कुछ इम्प्लांट कर रहे हैं, लाइक मैकेनिकल हार्ट बल्ब सर्जरी में बाहर से कुछ इम्प्लांट करते हैं, या फिर ग्राफ्टिंग में और कैथेटर ओपन हार्ट सर्जरी में कैथेटर यूज़ करते हैं। अगर बाहर से कुछ इम्प्लांट कर रहे हैं बॉडी में, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाई एमआरएस से प्रिविलेंस। हाई एमआरएस का मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए बेंकोमाइसिन जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक्स है, इसके साथ नॉर्मल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, लाइक सेफालोस्पोरिन भी देते हैं बेंकोमाइसिन के साथ, टेजोवेक्टम भी देते हैं, और कॉम्बिनेंट थेरेपी देते हैं। कॉम्बिनेंट थेरेपी मोस्टली देते हैं सेफ्ट्राइजोन मेट्रोनिडाजोल, ये दोनों ड्रग्स देते हैं। तो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट और हाई एमआरएस से प्रिविलेंस के लिए बेंकोमाइसिन के साथ एक नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देना होता है। तो थर्ड है गाइडलाइंस है चॉइस, कि चॉइस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्जरी। सर्जरी के टाइप देखकर क्या करता है, मोस्टली सेफाजोलिन ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सेफाजोलिन जो है ये मोस्ट कॉमन है। डोज रीडोज, ये रेड डोज नहीं है, रीडोज only if the operation is very long or there is a heavy blood loss। रीडोज तभी किया जाता है पेशेंट में अगर ऑपरेशन पेशेंट में लंबा चल रहा हो, और लंबा चलने की वजह से ब्लड भी ज़्यादा लॉस हो सकता है पेशेंट से, तो रीडोज देते हैं। रीडोज इसलिए देते हैं क्योंकि ऑपरेशन लंबा चलता है, तो इसके वजह से क्या होता है, डोज का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और फिर से डोज देते हैं। यूजुअली 1 डोज इज इनफ। यूजुअली क्या होता है, एक डोज से पेशेंट के लिए काफ़ी होता है। अवॉइड कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स फॉर डे, स्टॉप विदिन 24 आवर्स। एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, 24 आवर्स के अंदर एंटीबायोटिक्स स्टॉप कर देना होता है। अनलेस देयर इज स्पेशल रीज़न, अगर कुछ स्पेशल रीज़न ना हो तो। स्पेशल रीज़न लाइक हमने अभी पढ़ चुके थे कि थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके थे कि अगर बाहर से अगर कुछ इम्प्लांट करते हैं बॉडी के अंदर, लाइक ग्राफ्टिंग या फिर मैकेनिकल हार्ट बल्ब सर्जरी हो रहे हैं, या फिर कैथेटर बाहर से आर्टिफिशियली लगाए जाते हैं, तो इसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बेंकोमाइसिन के साथ कुछ ड्रग्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स को एक्सटेंड कर देते हैं तभी। तो ड्यूरेशन में देखेंगे, गिव ए सिंगल प्री ऑपरेटिव डोज, ऑपरेशन से पहले सिंगल डोज पेशेंट में दिया जाता है। डो नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 24 आवर्स, 24 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शन कुछ केसेस को छोड़कर, लाइक स्पेशल केसेस लाइक प्रोस्थेसिस या फिर इम्प्लांट। एक ही है कि बाहर से अगर आर्टिफिशियली कुछ इम्प्लांट करते हैं तो एंटीबायोटिक्स को एक्सटेंड करते हैं, 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस में हमने पहले देखा कि टाइमिंग कि एंटीबायोटिक्स जो है इंफ्यूज़न के 60 मिनट पहले ही देना चाहिए। 120 मिनट सिर्फ बेंकोमाइसिन या फिर फ्लोरोक्विनोलिन के केसेस में। बेंकोमाइसिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तभी देते हैं। इंडिकेशन में नॉट एवरी सर्जरी नीड्स, मतलब एंटीबायोटिक्स कब देना होगा, हर सर्जरी में एंटीबायोटिक्स ज़रूरी नहीं है। क्लीन सर्जरी में प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं होते हैं। हार्निया रिपेयर
थायरॉइडेक्टोमी एक क्लीन सर्जरी है, इसमें इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं। क्लीन कॉन्टामिनेटेड सर्जरी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स है ये यूज़ करते हैं। कॉन्टामिनेटेड डायबिटीज सर्जरी नीड फुल एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट प्रोफाइलेक्सिस। ओनली प्रोफाइलेक्सिस से काम नहीं होता है। जो डायबिटीज सर्जरी होता है सेफाजोलिन के साथ मेट्रोनिडाजोल भी देना होता है। और डायबिटीज सर्जरी में क्या होता है, इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होता है। डायबिटीज सर्जरीज वो होता है जहाँ पर पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्टेड साइट पर ही सर्जरी किया जा रहा है। तो प्रोस्थेटिक और इम्प्लांट सर्जरी में वेंकोमाइसिन के साथ कॉमन एंटीबायोटिक्स देना होता है, जो इसमें सेफाजोलिन जो है मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं। डोज एंड रीडोज, रीडोज तभी यूज़ करते हैं अगर ऑपरेशन लंबा चल रहा हो पेशेंट में, और लंबा चलने की वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इसलिए रीडोज देते हैं कि जब डोज का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है फिर से पेशेंट को देते हैं लंबा ऑपरेशन चलने की वजह से। यूजुअली 1 डोज इज इनफ, 1 डोज से काफ़ी होता है। तो ड्यूरेशन में देखेंगे कि वह सिंगल प्री ऑपरेटिव डोज, प्री ऑपरेशन के पहले सिंगल डोज ही देते हैं और 24 आवर्स से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ केसेस में लाइक प्रोस्थेसिस में। प्रोस्थेसिस या फिर इम्प्लांट जो बाहर से आर्टिफिशियली इम्प्लांट करते हैं बॉडी में, उस स्पेशल केस को छोड़कर हमें 24 आवर्स के अंदर ही स्टॉप कर देना चाहिए एंटीबायोटिक्स। कुछ स्पेशल केसेस में लाइक प्रोस्थेसिस या फिर इम्प्लांट के केसेस में 24 आवर्स से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इम्प्लांट एक्सटेंड हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। हर साल क्या होता है, वर्ल्ड में करोड़ों से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड है टीबी से, और इनमें से इंडिया में भी बहुत कॉमन है टीबी। मान लो कि किसी पर्सन का वेट लॉस हो रहा है या फिर कफिंग हो रहा है और नाइट में स्वेटिंग हो रहा है, नाइट में पसीना आता है, तो डॉक्टर्स तभी डाउट लगा लेते हैं कि टीबी हुआ है उस पर्सन का। तो टीबी है क्या? टीबी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बहुत दिन तक चलता है। ये डिजीज़ टीबी इज़ ए chronic infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis। जो mycobacterium tuberculosis से टीबी होता है, बहुत दिन तक चलता है ये इन्फेक्टिशियस डिजीज़, मेनली अफेक्टिंग द लंग्स। ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अगर ये सीवियर हो गया तो पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये इन्वायरमेंट में फ्रीली घूमता है, और जब कोई पर्सन टीबी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर्सन का भी टीबी हो जाता है। तो बाद में हम अच्छे से देखेंगे कि टीबी कैसे होते हैं। अब क्लासीफाई देखते हैं बाय इन्फेक्शन के ऊपर बेस करके टीबी को क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी द फर्स्ट इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन ए पर्सन हु हैज़ नेवर बीन एक्सपोज्ड और इन्फेक्टेड बिफोर। तो अगर किसी पर्सन फर्स्ट टाइम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब ये पर्सन इस पर्सन का कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, पहले ही हुआ है, उसको ही प्राइमरी टीबी कहते हैं। ऑकर्स यूजुअली इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट, ऑफन एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स। ये प्राइमरी टीबी यूजुअली दिखाई देते हैं चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट में। और प्राइमरी टीबी ज़्यादा क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ सिम्टम दिखाई नहीं देते या फिर माइल्ड सिम्टम्स होता है। सेकेंडरी टीबी का मतलब है कि रीएक्टिवेट और री इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन समवन हु इज़ इन्फेक्टेड अर्लियर। अगर किसी पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है, मतलब पहले भी इन्फेक्टेड हुआ है उस पर्सन का, बाद में वो इन्फेक्शन क्या होगा, फिर से रीएक्टिवेट हो गया या फिर री इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम सेकेंडरी टीबी बोलते हैं।
सेकेंडरी टीबी में पर्सन पहले इन्फेक्टेड होता है और ये इन्फेक्टेड फिर से क्या होगा, रीएक्टिवेट होगा या फिर री इन्फेक्शन होगा। तो occurs usually in adult and affect upper lobes of lungs। ये सेकेंडरी टीबी ज़्यादातर एडल्ट में होता है एंड इफेक्ट होता है अपर लोब्स ऑफ लंग्स के जो अपर लोब्स है इसमें इफेक्ट होता है। कि देखो लंग्स के जो अपर लोब्स है, अपर लोब्स में इसलिए अफेक्टेड होता है क्योंकि अपर लोब्स में ऑक्सीजन की प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन के प्रेशर होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पसंद है जहाँ ऑक्सीजन के प्रेशर ज़्यादा है, वो इजीली ग्रो कर सकता है। इसलिए हाई ऑक्सीजन टेंशन के साइड पर ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाई ऑक्सीजन के टेंशन साइड होता है अपर लोब्स ऑफ लंग्स के जो अपर लोब्स है इनमें ज़्यादा तो अपर लोब्स में क्या होता है, ऑक्सीजन के टेंशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इजीली ग्रो करता है। और सेकेंडरी टीबी के सिम्टम्स है कॉफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स विल वकर। कॉफ होता है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स भी होते हैं, रात में पसीना भी आता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि टीबी कैसे होते हैं। व्हेन यू इनहेल एयर ड्रॉपलेट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर द लंग्स एंड मल्टीप्लाइज। जब हम सांस लेते हैं तब एयर के साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी एंटर करते हैं और एंटर करके लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाकर मल्टीप्लाई करेगा। अपर लोब्स में ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेशर ज़्यादा होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ऑक्सीजन के प्रेशर जहाँ ज़्यादा है उस जगह पसंद है, इसलिए ज़्यादातर इफेक्ट अपर लोब्स में करेगा। तो डेट टाइम क्या होगा, इम्यून सिस्टम बिकम एक्टिवेट। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बाहर से बॉडी में इंटर करता है, इसलिए ये बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है। ये देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नॉस्ट्रिल से एंटर करता है, ये एयरवे से एंटर करेगा और बाद में जाके लंग्स में जाएगा, लंग्स के अपर लोब पे। दैट टाइम इम्यूनो सिस्टम, ये बॉडी के बाहर से जा रहा है तो इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड मैक्रोफेज सर्वेंट्स द बैक्टीरिया टू फॉर्म ग्रेनुलोमस। ग्रेनुलोमस क्या है, जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया को सराउंड करते हैं। सराउंड बहुत सारे बैक्टीरिया को जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है लंग्स पे, ये मैक्रोफेज सराउंड करेगा और पूरा जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है मैक्रोफेज, उसको सराउंड करके इसको इनएक्टिव फेज में ले जाएगा, लेटेंट फेज में ले जाएगा और इसको हम ग्रेनुलोमा बोलते हैं। तो कीपिंग बैक्टीरिया इन इनएक्टिवेट स्टेट, तो ये ग्रेनुलोमा क्या होगा, पूरा इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, लेटेंट फेज में चला जाएगा। अगर किसी पर्सन का इम्यूनो सिस्टम वीक होता है तो क्या होगा, उस बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, इफ़ द इम्यूनो सिस्टम बिकम्स वीक। अगर किसी पर्सन का इम्यूनो सिस्टम वीक है, उस पर्सन का जिसका टीबी हुआ था, अगर उस पर्सन का इम्यूनो सिस्टम वीक है कुछ रीज़न से, लाइक डायबिटीज़ से, मेल न्यूट्रिशन और HIV की वजह से उसका इम्यूनो सिस्टम वीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाएगा। लंग्स में होलो स्पेस भी आ सकता है ज़्यादा डैमेज होने की वजह से। तो नेक्स्ट क्या होगा, इन सीवियर केसेस, अगर सीवियर हो गया, अगर टीबी सीवियर हो गया तो क्या होगा, दे स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरा बॉडी में। ब्लड स्ट्रीम तो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑर्गन पे यूज़ करते हैं, तो जो हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उस ऑर्गन में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रो कर जाएगा एंड सर्कुलेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये स्प्रेड हो जाएगा और
बैक्टीरिया ग्रो करेगा ब्लड के जरिए। तो साइंस एंड सिम्टम्स, ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और ऑर्गन भी, बाकी जो ऑर्गन है उन ऑर्गन में भी ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होगा, परसिस्टेंट कॉफ होगा। टीबी पेशेंट को कॉफ होगा 2 से 3 वीक से ज़्यादा उस पेशेंट में कॉफ होगा और लो ग्रेड फीवर होगा और उस पेशेंट का फीवर भी होगा। तो नाइट स्वेट्स होगा, रात में पसीना आएगा। पहला सिम्टम्स है परसिस्टेंट कॉफ, 2 या फिर 3 वीक से ज़्यादा कॉफ रहेगा, लो ग्रेड फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होगा, कॉफ विथ स्पोटम, कॉफ स्पोटम के साथ आएगा, ब्लड स्टेन स्पोटम और स्पोटम के साथ ब्लड भी आएगा अगर सीवियर हो जाता है तो। चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट में पेन होगा और सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से। पेशेंट विथ HIV may have atypical symptoms. HIV positive patients are less likely to have positive skin test, cavitary lesions और fever. अगर किसी पेशेंट ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है और उस पेशेंट का TB हुआ है तो सिम्टम्स क्या होगा, may have atypical symptoms, उसका नॉर्मल जो TB सिम्टम्स का पैटर्न है उस सिम्टम्स के पैटर्न फॉलो नहीं होगा, इस सिम्टम्स के पैटर्न नहीं दिखाई देगा। HIV पॉजिटिव पेशेंट में जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट होता है वो बहुत कम दिखाई देते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव स्किन टेस्ट ही दिखाई देते हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट में ज़्यादा क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होता है, मेनली T सेल्स की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होता है। तो पॉजिटिव स्किन टेस्ट ज़्यादा लेस लाइकली टू है पॉजिटिव स्किन टेस्ट, तो उस पेशेंट में पॉजिटिव स्किन टेस्ट बहुत कम दिखाई देगा, ज़्यादा नेगेटिव स्किन टेस्ट दिखाई देगा। कैविटरी लेशंस होलो स्पेस हो जाएगा लंग्स में, अगर सीवियर हो जाए TB तो लंग्स में क्या होगा, कैविटरी लेशंस होलो स्पेस दिखाई देता है और फीवर भी होता है। पॉजिटिव स्किन टेस्ट कैसे करते हैं, जो TB की जो एंटीजन है वो इंजेक्शन के थ्रू स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं और T सेल्स की इम्यूनिटी के T सेल्स के रिस्पॉन्स के ऊपर बेस करके स्किन टेस्ट पता चलता है, इसलिए ज़्यादातर नेगेटिव स्किन टेस्ट आता है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव पल्मोनरी TB इन एडल्ट, ड्रग शुड बी टेकन टोटल 6 मंथ। जो ट्रीटमेंट है TB के लिए वो क्या होता है, एडल्ट्स के लिए ड्रग शुड बी टेकन टोटल 6 मंथ। ड्रग 6 मंथ के लिए दिया जाता है, इंटेंसिव फेज में 2 मंथ के लिए और कंटिन्यूएशन फेज में 4 मंथ के लिए दिया जाता है। फर्स्ट 2 मंथ इंटेंसिव फेज के लिए आइसोनियाज़ेड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, ये 4 ड्रग्स है जो इंटेंसिव फेज में दिया जाता है फर्स्ट 2 मंथ के लिए। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रखो, RIPE, आर्सा, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ेड, ये बहुत कॉमन है, आइसोनियाज़ेड और रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। तो कंटिन्यूएशन फेज में 2 ड्रग्स है, नेक्स्ट 4 मंथ, कंटिन्यूएशन फेज में 4 मंथ्स के लिए ड्रग देते हैं, 2 ड्रग्स डेली, 2 ड्रग्स एक दिन में 2 ड्रग्स लेना होता है। आइसोनियाज़ेड, रिफाम्पिसिन जो कॉमन है, बोन, CNS में मेनिंजाइटिस, मिलियरी TB अगर पेशेंट का है तो ट्रीटमेंट एक्सटेंड हो सकता है 9 to 12 मंथ, तो 6 मंथ के बजाय 9 से 12 मंथ तक लेना होता है। MDR और XDR TB नीड्स सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर 18 to 24 मंथ्स। तो MDR TB अगर किसी पर्सन का हो रहा है या फिर XDR TB तो उस पेशेंट को ज़रूरत है सेकेंड लाइन ड्रग्स की ज़रूरत है, वो भी 18 और 24 मंथ्स के लिए। सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सा है, लेवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, तो ये सेकेंड लाइन ड्रग्स लेना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ TB इन HIV पेशेंट,
HIV पेशेंट में TB को कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है HIV पेशेंट में। आइसोनियाज़ेड, रिफाम्पिसिन। आइसोनियाज़ेड और रिफाम्पिसिन जो कॉमन ड्रग्स है, ये 2 ड्रग्स दिया जाता है। और समटाइम्स HIV पेशेंट में TB को ट्रीट करने के लिए रिफाब्यूटिन देते हैं। आइसोनियाज़ेड और रिफाम्पिसिन के बदले में रिफाब्यूटिन देते हैं, ताकि HIV ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन कम हो, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी HIV के लिए ड्रग्स ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आइसोनियाज़ेड और रिफाम्पिसिन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए, इसलिए रिफाब्यूटिन देते हैं ताकि HIV ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन कम हो। पायरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और इथाम्ब्यूटोल भी देते हैं ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ के लिए। वो सेम ही ड्रग्स है जो ड्रग्स हम इंटेंसिव फेज में पढ़ चुके हैं, RIPE के रिफाम्पिसिन जो है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ेड, इथाम्ब्यूटोल और पायरासिनामाइड, ये चारों ड्रग्स है। लेकिन HIV पेशेंट में क्या होता है, आइसोनियाज़ेड और रिफाम्पिसिन के बदले रिफाब्यूटिन कभी कभार देते हैं इंटरेक्शन कम होने के लिए, और ड्रग के इंटरेक्शन कम होने के लिए। और पायरासिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल की ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ तक होता है। तो आज के लिए इतना है। आज हम इन पे गाइडलाइंस पढ़ चुके हैं, गाइडलाइंस एंटीबायोटिक्स का, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का और इन्फेक्टिशियस डिजीज़ से TB पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, आई विल शेयर द लिंक।